Hello student, in last lecture we have discussed about the tampering. We have just started this topic tampering but not covered it. So let's see the tampering. So first of all, why we required this process? Because when you produce martensite is very hard, and that is not the problem. The problem is that due to the larger hardness, martensite is very less ductile, or you can say very less tough. So that is not desirable property in any mechanical component. So we induce some toughness in martensite, so we do tempering. तो टेम्परिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको मार्टेनसाइट बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने के कारण ब्रिटल है, उसमें टफनेस कम है, तो उसमें टफनेस इंड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब पॉइंट डिस्कस करते गए थे। लेट्स सी द अनदर पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि when the hardened steel is heated to a temperature between 100 degree Celsius to 200 degree Celsius, uh, some of the interstitial carbon is precipitated out of the martensite to form a carbide called एप्सिलॉन कार्बाइड। कुल मिला के ये है कि आप जब हीट करोगे मार्टेनसाइट को, तो हमको क्या पता है जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन कब, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डिफ्यूजन आगे बढ़ जाता है। तो डिफ्यूजन आगे कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। इसी प्रकार से तब आप टेम्परेचर थोड़ा गर्म करते हो तो धीरे धीरे आपका डिफ्यूजन होना चालू होता है और आपका जो कार्बन है उसका मोशन स्टार्ट होता है। यही बातें लिखी हुई हैं इसमें, आप पढ़ लीजिएगा। दिस लीड्स टू द रिस्टोरेशन ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इन द मैट्रिक्स। कुल मिला के क्योंकि मार्टिन जो आपको कोलोइडल सोल्यूशन था मार्टेनसाइट का कार्बन का, तो जो कार्बन उसमें फंसे हुए थे, मतलब अपने क्या बोलते हैं, जब मार्टेनसाइट बनता था तो आपका जो कार्बन का डिफ्यूजन होता था वो लगभग ना के बराबर होता था। मार्टेनसाइट इज डिफ्यूजन लेस प्रोसेस। तब क्या हो रहा है, क्योंकि आप टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाओगे तो उसका जो कार्बन है वो मोशन करेंगे और अपना रिस्टोर करेंगे बीसीसी फेज को थोड़ा बहुत। ठीक है, तो क्या होगा जब ये बीसीसी फेज की तरफ बढ़ेंगे, इसका मतलब यह है कि बीसीसी फेज में क्या हो जाएगा, इनका थोड़ा डक्टिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा, फर्दर हीटिंग टू दी टू बिटवीन 400 to 400 डिग्री सेल्सियस इनेबल्स द स्ट्रक्चर टू ट्रांसफॉर्म टू फेराइट प्लस सिमेंटाइट। कुल मिला के ये है कि 200 से 400 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने पे आपका जो स्ट्रक्चर है फेराइट और सिमेंटाइट को वो मिलना चालू हो जाएगा। और क्या बोल रहा, फर्दर हीटिंग टू 400 to 550 डिग्री सेल्सियस लीड्स टू न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ अ न्यू फेराइट स्ट्रक्चर रेंडर्स द मेटल वीकर बट मोर डक्टाइल। कुल मिला के ये है कि आप जितना ज़्यादा गर्म करोगे, जितना हायर टेम्परेचर में जाके आप उसको टेम्परिंग करोगे, तो उतना ज़्यादा आपका डक्टिलिटी इंड्यूस होगा, लेकिन आपकी जो हार्डनेस आपने प्रोड्यूस की थी मार्टेनसाइट वो कम होने लग जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टेम्परेचर पर टेम्परिंग करना है। मतलब टेम्परिंग ऐसा नहीं कि एक ही टेम्परेचर होता है, टेम्परिंग अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस पे होता है, जिसके अनुसार आपकी जो रिक्वायरमेंट है हार्डनेस और टफनेस की उसके अनुसार। ठीक है, लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, द सेक्शन थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट्स बीइंग ट्रीटेड आल्सो हैव डिसिसिव इफेक्ट ऑन द रिजल्ट। कुल मिला के ये बोल रहा है कि आपका अगर जो मान लो ये मटेरियल है, ये अगर मोटा है, इसका जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आपको ज़्यादा समय तक क्या बोलते हैं टेम्परिंग करना पड़ेगा। कुल मिला के जो आपकी थिकनेस होती है, जो आपका साइज और शेप होता है मटेरियल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है टेम्परिंग टेम्परेचर भी और टाइम भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द रेंजेस ऑफ टेम्परेचर्स टू विच द कंपोनेंट्स आर रीहीटेड फॉर टेम्परिंग दिस आर स्पेसिफाइड। कुल मिला के ये है कि आपका जो टेम्परिंग टेम्परेचर है, जैसे कि बताया कि हर एक एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कुछ एप्लीकेशन में आपको बहुत ज़्यादा हार्डनेस चाहिए, टफनेस थोड़ा कम चाहिए, कहीं ऐसा होगा कि आपको ज़्यादा टफ चाहिए और कम हार्डनेस चाहिए, कहीं आपको दोनों का बैलेंस चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टेम्परिंग टेम्परेचर कितना होगा। तो मतलब टेम्परिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नहीं होती, वो ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कि टेम्परिंग के 3 टाइप्स हैं, जिसमें आपका पहला आता है लो टेम्परेचर टेम्परिंग। इसका मतलब ये है कि आपको जो टेम्परेचर रहेगा टेम्परिंग का वो काफ़ी कम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि टेम्परिंग का टेम्परेचर कितना है, 150 से 250 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दी दिस ट्रीटमेंट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस एंड इम्प्रूवमेंट इन टफनेस एंड डक्टिलिटी विदाउट एनी एप्रिसिएबल लॉस इन हार्डनेस। तो जो ये लो टेम्परेचर टेम्परिंग होती है, इसमें आपका हार्डनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, आपकी थोड़ी बहुत टफनेस और डक्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर रेंज है ये आपको याद होना चाहिए, 150 से 250 डिग्री सेल्सियस। द डिफरेंट कलर्स अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल आर इंडिकेटिव
of the approximate temperature attained by it. Okay, ठीक है. Carbon tools, steels, low alloy tool steels, case carburized and surface hardened parts, measuring tools etc. are tempered by this method. अब इसका जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब आप कौन कौन से प्रोडक्ट में ये लो टेम्परेचर टेम्परिंग कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि जहां आपको बहुत ज़्यादा हार्डनेस रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि एक मेजरिंग टूल है. मान लो आपने देखा मेजरिंग टूल्स मतलब क्या है, एक टूल्स बना दिया आपने, सपोज करो एक स्केल बना दिया, ठीक है. अब क्या होगा कि ये आपका एक पार्ट है जिसकी लंबाई मान लीजिए 0.01 mm है, काफ़ी ज़्यादा कम है. तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन का ध्यान रखना पड़ेगा. अब क्या होगा कि अगर ये घिस जाएगा तो इसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी. तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, मान लो मेजरमेंट के लिए मैंने गेजेस बनाया है, तो ये गेज इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि ये घिसे ना, टूटे ना. टूट भले जाए लेकिन घिस के इसका डायमेंशन कम ना हो. तो घिस के कम ना हो डायमेंशन का मतलब ये है कि इसकी जो सरफेस है, सरफेस की हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है. तो जब कोई भी चीज़ों का हार्डनेस अगर ज़्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा किसके प्रति, स्ट्रेस के लिए. तो ये आपका अगर सरफेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इसमें क्या बोलते हैं, वियर नहीं होगा. ये क्या होगा, भले टूट जाएगा लेकिन ये अपना जो डायमेंशन है वो मतलब चेंज नहीं करेगा. तो हम लोग क्या चाहते हैं, जहाँ पे हम लोग मेजरमेंट की जरूरत होती है, जहाँ स्टैंडर्ड टूल्स की जरूरत होती है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड सरफेस रखते हैं ताकि उसमें कोई वियर ना हो, कोई घिसावट ना हो उसके सरफेस में, और उसकी एक्यूरेसी बने रहे, ठीक है. और यहाँ पे टूल स्टील भी है, जैसे कि टूल क्या होता है, टूल काटने का काम करता है. तो मान लो आपको किसी से काट रहे हो तो मतलब आपका जो टूल है उसकी हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए. कोई हार्डर चीज़ ही मतलब अपने से कम हार्ड वालों को आराम से काट लेगा, ठीक है. तो ये आपको याद रखने हैं. और ये जो लिखा है सरफेस हार्डनिंग, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है. केस हार्डनिंग इसके बारे में पढ़ेंगे अभी. तो और दूसरा आता है इसमें, दूसरा क्या आपका मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग. तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो टेम्परेचर वो देख लीजिए, क्या 350 से 450 डिग्री सेल्सियस. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रीहीटिंग द कंपोनेंट टू अ टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन दिस, होल्डिंग एट दिस टेम्परेचर फॉर सफिशिएंट टाइम एंड देन कूलिंग इनटू द रूम टेम्परेचर, ठीक है. तो कुल मिलाकर जो टेम्परिंग प्रोसेस होता है उसमें आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अटेंड करना है, उसको कुछ समय तक वहाँ रखना है और उसके बाद ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे. इन दिस प्रोसेस डिफ्यूजन इज लो. डिफ्यूजन क्यों लो है, क्योंकि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है. माइक्रोस्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रूसाइट. तो ये ट्रूसाइट, ये याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है. दिस मेथड ऑफ टेम्परिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द टफनेस ऑफ द स्टील बट रिड्यूसेस द हार्डनेस. डेफिनेटली अगर आप हाई टेम्परेचर पे चले गए तो क्या हो रहा है, आप हार्डनेस कम कर रहे हो. टफनेस तो आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो लेकिन हार्डनेस कम कर रहे हो. इट आल्सो इंक्रीजेस डक्टिलिटी एंड डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ. अब स्ट्रेंथ कम होगी, ये भी चीज़ है. आपके जितना जितना हार्डनेस होता है उसी प्रोपोर्शनल लगभग आपका स्ट्रेंथ चलता है. अगर आपका ज़्यादा हार्ड है इसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेंथ सर्व करेगा, लेकिन जब आपका ज़्यादा हार्ड है तो जनरली वो उसकी टफनेस कम हो जाती है प्रोडक्ट की. तो ये भी ध्यान देना है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेनली यूज फॉर आर्टिकल्स वेयर हाई यील्ड स्ट्रेंथ कपल्ड विद टफनेस. कुल मिला के ये ऐसे जगह यूज होते हैं जहाँ पे आपको टफनेस भी चाहिए, जहाँ पे आपको हार्डनेस भी चाहिए. तो इसके एग्जांपल देख लीजिए, क्या जैसे कॉइल्स हो गया, स्प्रिंग्स हो गया, हैमर्स हो गया, चीजल्स हो गया. ये सब हो गया. चीजल्स वही जिससे मतलब छीनी है, थोड़ी छीनी वाला, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, इस शेप का लगभग होता है, एक साइड में आपका नुकीला होता है जिससे आप दीवार वगैरह तोड़ सकते हैं. तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल्स. अब आता है थर्ड वाला, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग. तो इससे समझ ही आ रहा है कि हायर टेम्परेचर पर टेम्परिंग करना है, मतलब आपको 500 से 650 डिग्री सेल्सियस पे जाके रोकना है, कुछ समय तक रखना है. तो इससे आपको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी डक्टिलिटी इंड्यूस हो जाएगी, लेकिन आपका जो हार्डनेस होगा वो रिड्यूस होगा. देख लीजिए क्या लिखा पॉइंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रीहीटिंग द हार्डन स्टील टू अ टेम्परेचर बिटवीन दिस रेंज, होल्डिंग इट देयर फॉर सर्टेन टाइम पीरियड. हर जगह सर्टेन टाइम पीरियड है, कोई स्पेसिफिक नहीं है. स्पेसिफिक इसलिए नहीं है क्योंकि आपका हर एक ऑब्जेक्ट की थिकनेस अलग होती है, साइज अलग होता है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट है, अलॉइंग एलिमेंट्स हैं, वो सब अलग होती है. इसलिए हम लोग एक प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे लगभग बोलते हैं सर्टेन टाइम. तो आपके प्रोडक्ट के साइज और शेप पे भी डिपेंड करेगा कि उसका वो सर्टेन टाइम कितना है, वो उसके साइज शेप और मटेरियल कंपोजिशन पे भी डिपेंड करेगा. इसलिए हम लोग जो भी देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे सर्टेन टाइम लिखा होता है, ठीक है. आपको वैसे याद रखना. एंड कूलिंग इट डाउन टू द रूम टेम्परेचर.
ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस इनेबल्स द स्टील अटेनिंग हाई डक्टिलिटी while retaining enough hardness। इनफ बोल रहा है यानी बहुत ज्यादा नहीं, काम भर का है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, दिस प्रोवाइड्स अ माइक्रोस्ट्रक्चर प्रो अल्फा प्लस परलाइट कॉल्ड एज सोरबाइट। तो यहाँ पे कौन सा माइक्रोस्ट्रक्चर रिलेटेड है, तो आपको याद होना चाहिए सोरबाइट, विच कैरीज अ यूजफुल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड स्ट्रेंथ एंड टफनेस विद कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रेसेस है वो तो एकदम गायब है, क्योंकि आप जैसे ही टेम्परेचर पे आप क्या बोलते हैं उसको रखोगे हायर टेम्परेचर पे, तो वो अपने आप कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, तो जो भी स्ट्रेन होंगे वो सब गायब हो जाएंगे, और जो इंटरनल स्ट्रेस रहता है वो वैसे ही चला जाएगा। क्योंकि आपने हीट ट्रीटमेंट में पढ़ा है कि हायर टेम्परेचर में आपको कुछ समय तक रखोगे तो उसमें जो भी डिसलोकेशन है या फिर जो भी डिसलोकेशन फॉरेस्ट वगैरह थे वो हायर टेम्परेचर में जो भी आइटम होंगे डिफ्यूज हो जाएंगे और कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब अंदर का इंटरनल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, इंटरनल स्ट्रेस का जीरो हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या है, क्रैंक शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड्स हो गया और गियर्स हो गया। क्योंकि ये जो गियर्स होते हैं, कनेक्टिंग रॉड्स होते हैं, ये काफ़ी अच्छे टफ होने चाहिए, क्योंकि गियर्स वेयर्स में आपके इम्पैक्ट लोड भी लग सकते हैं अगर आप इस पर गियर की बात करें तो। और कनेक्टिंग रॉड है उसमें भी क्या बोलते हैं, इसका लोडिंग का डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। ये इंटरनल कंबशन इंजन का एक पार्ट है कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट भी उसी का पार्ट है। तो ये सब आपके एग्जांपल हैं हाई टेम्परेचर टेम्परिंग के प्रोडक्ट के, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आता है आपका हीट ट्रीटमेंट में, ये आता है आपका केस हार्डनिंग। तो ये क्या चीज है, हमने देखा था हीट ट्रीटमेंट में कि क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम हीट करते थे और उसको होल्ड करते थे, फिर ठंडा करते थे, किस रेट से ठंडा करते थे ये इंपॉर्टेंट था। आप किस टेम्परेचर पे ले जा रहे हो, किस रेट से ठंडा कर रहे हो, उसके आधार पे आपके कई प्रकार थे। अब जो ये आपका केस हार्डनिंग है इसमें क्या होता है कि ये होता है लो कार्बन स्टील के लिए। लो कार्बन स्टील के लिए क्यों होता है, क्योंकि जो आपका हीट ट्रीटमेंट हो रहा था इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सब उसके लिए वैलिड थे, मीडियम कार्बन स्टील के लिए। क्योंकि मीडियम कार्बन स्टील में आपका सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन होता है, तो जब सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन होगा तभी वो जाके Fe3C बनाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनाता था किसके साथ, अल्फा के साथ, कोलाइडियल सोल्यूशन जाके, तब जाके बनता था मार्टेनसाइट। लेकिन जब आपके पास कार्बन पहले से ही कम होगा तो कैसे बनाएगा मार्टेनसाइट, तो उसके लिए आपको कार्बन डालना पड़ेगा। तो ये केस हार्डनिंग में यही काम करते हैं हम लोग, कार्बन डालते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें पहले से कार्बन कम है उसमें हमने कार्बन डाला, तो कार्बन कैसे डालोगे, तो कार्बन का डिपोजिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे आपको हीट करना पड़ेगा प्रोडक्ट को। कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है, आपको एक सरफेस लेना है जिसमें पहले से कार्बन की क्वांटिटी कम है, उसको आपको हीट करना है और ऐसे एटमॉस्फेयर पे रखना है जहां पे कार्बन रिच एनवायरनमेंट हो। तो कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर टेम्परेचर पे डिफ्यूज हो जाएंगे सरफेस पे, ठीक है। जैसे आपने ये सरफेस रखा, हायर टेम्परेचर रखा, तो जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ, सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे ये। तो यहाँ जब डिपॉजिट हो जाएंगे किसी भी सरफेस पे, स्टील के, लो कार्बन स्टील के सरफेस पे अगर कार्बन डिपॉजिट हो गया तो वहाँ पे हाई कार्बन स्टील बन जाएगा। कुल मिला के वो सरफेस की हार्डनेस बढ़ जाएगी। तो ये जो केस हार्डनिंग होगा वो केवल सरफेस की हार्डनेस बढ़ाता है, और उसके कोर का हार्डनेस से इसको कोई मतलब नहीं है। कोर की प्रॉपर्टी अनअफेक्टेड रहेंगी, केवल सरफेस की प्रॉपर्टी हार्डनेस बढ़ेगा सरफेस का। तो देखिए क्या क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, मेनी एप्लीकेशन रिक्वायर्स हाई हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्राइमरी एट द सरफेस। कुल मिला के मेनी एप्लीकेशन में आपका जो सरफेस है वो बाहरी चीज़ों से इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका बाहर का सरफेस मजबूत होना चाहिए, मजबूत मतलब हार्ड होना चाहिए। और क्या लिखा है, एंड कॉम्प्लेक्स सर्विसेज स्ट्रेसेस फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड नॉट ओनली अ हार्ड वियर रेजिस्टेंस बट आल्सो कोर रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का टफनेस अच्छा हो और वियर रेजिस्टेंस हो। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो बाहरी सरफेस है वो हार्ड से हार्ड हो और अंदर का जो कोर है किसी भी प्रोडक्ट का वो टफ हो, इसलिए हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं, ठीक है। केस हार्डनिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मेटल दैट हैव लो कार्बन स्टील, low carbon contents
and combining it with a metal that has more carbon content। तो कुल मिला के यही बोल रहे हैं कि आपको इसमें क्या करना है कि आपका जो कंटेंट है जिसमें कार्बन की मात्रा कम है उसको ऐसे चीज के साथ रिएक्ट कराना है जहाँ कार्बन ज्यादा हो, तो डिपोजिशन होगा। The grouping of metals is likely to produce the product that is much harder, and the adding of the low carbon metal creates a material that can be molded easily into desired shapes। कुल मिला के ये बोल रहा है कि जैसे आपका कार्बन का क्वांटिटी जब कम रहेगा तो आपका मटेरियल डक्टाइल होता है, तो उसमें आप कोई भी काम कर लो, उसको कैसे भी मोल्ड कर लो, और जब आपने प्रॉपर शेप का बना लिया, आप क्या चाहते हो, आप वो हार्ड हो जाए तो उसके ऊपर केस हार्डनिंग करा दो, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। तो जो केस हार्डनिंग होता है वो कई प्रकार का, एक होता है कार्बोराइजिंग, नाइट्राइजिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। तो सिलेबस में तो आपको ये 3 लिखा हुआ है, ये दोनों नहीं लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं। तो हम लोगों को क्या देना, ध्यान क्या देना, ये 3 का, पहला, दूसरा और तीसरा। सो आपका जो पहला है वो क्या है, कार्बोराइजिंग है। तो कार्बोराइजिंग का मतलब ये है कि आपको जो आपका जो पार्ट्स रहेगा उसके सरफेस पे कार्बन को डिफ्यूज कराना है। तो इसके उसके लिए क्या करो, जो भी आपका पार्ट्स है, पार्ट्स मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट जो भी है, तो इसको आप ऐसे मीडियम में रखोगे जहाँ कार्बन पहले से है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेशियस मीडियम। तो इस मीडियम में रखे तो यहाँ पे कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अंदर चले जाएंगे सरफेस पे, ठीक है। तो कार्बन की मॉलिक्यूल जब सरफेस में जाएंगे तो सरफेस में आपका क्या बोलते हैं, कार्बन का कंटेंट बढ़ेगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और हार्डनेस सरफेस की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इस पॉइंट्स में भी। और जो रिजल्टिंग डेप्थ रहेगा कार्बोराइजेशन का वो कॉमनली रिफर्ड टू एज द केस डेप्थ। मतलब केस डेप्थ का मतलब ये होता है जितना भी मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस द ऑब्जेक्ट, और इस डेप्थ तक आपका आपको कंटेंट मिल रहा है कार्बन का, मतलब केस हार्डनिंग के कारण। तो ये जो रहेगा ये आपका कहलाएगा केस डेप्थ, ठीक है। और आप इसको ज्यादा समय तक रखोगे प्रोडक्ट को कार्बन के एटमॉस्फेयर में तो इसकी जो डेप्थ वो बढ़ जाएगी सरफेस पे। तो जो आपको कितना डेप्थ चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम तक आप प्रोडक्ट को कार्बन के एटमॉस्फेयर में रख रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर भी रहेगा एक। तो जो टेम्परेचर क्या है, जनरली 843 से 954 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है सेकंड पॉइंट, द स्टील्स मोस्ट सुटेबल फॉर कार्बोराइजिंग टू एनहेंस द टफनेस आर दोज विद सफिशिएंटली लो कार्बन कंटेंट। ये उसके लिए यूज करते हैं जहाँ पे कार्बन कंटेंट आपका बहुत कम रहता है, मतलब लो कार्बन स्टील समझ लीजिए, जहाँ पे कार्बन का कंटेंट पहले से ही कम है उसके लिए कार्बोराइजिंग का यूज करते हैं, जहाँ पे आप कार्बन के कंटेंट को सरफेस पे बढ़ाने वाले हो, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर रेंज ये होता है, ठीक है, with the temperature and the time at the surface adjusted to obtain various case depth। तो आपका टेम्परेचर और जो टाइम है ये ऐसा पैरामीटर है जो आपका डेप्थ कितना होगा वो डिसाइड करेगा। आपने ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा समय रख दिया तो आपका डेप्थ जो रहेगा, केस डेप्थ रहेगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, यही है। और बाकी क्या लिखा है, स्टील सिलेक्शन, हार्डनेबिलिटी एंड टाइप ऑफ क्वेंच आर डिटरमाइंड बाय सेक्शन साइज, डिजायर्ड कोड, हार्डनेस एंड सर्विस रिक्वायरमेंट। और ये बोल रहा है कि आपका कुल मिला के जो ये टेम्परेचर और टाइम का जो कॉम्बिनेशन है या फिर आपको कौन सा मीडियम है, ये सब आपका डिपेंड करेगी कौन सी सर्विस है आपकी, मतलब आपको ज़्यादा हार्ड सर्फेस चाहिए या फिर आपका एप्लीकेशन कैसा है, आपके प्रोडक्ट का साइज कैसा है, पतला है या फिर ज़्यादा थिक है, तो ये सब डिपेंड करता है, टाइम और टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली भी वेरी करेंगे। तो इसमें जो आपका कार्बोराइजिंग होता है वो जनरली 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको 3 टाइप का होता है, पहला होता है लिक्विड, दूसरा गैस और तीसरा पैक। तो लिक्विड वाले में क्या करना है आपको, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका पार्ट्स होगा उसको बेरियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। द केस एब्जॉर्ब सम नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन। और इस कंडीशन में आपका जो भी प्रोडक्ट है जिसको आपने ऐसा एटमॉस्फेयर में रखा है लिक्विड के, तो उसमें कार्बन के साथ साथ आपका नाइट्रोजन भी थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस में, इसलिए सरफेस हार्डनेस और बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब नाइट्रोजन के एटम्स किसी के सरफेस में जा रहे हैं, किसी पार्ट्स के सरफेस में अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी जा रहा है तो उसका हार्डनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका कार्बन के अलावा नाइट्रोजन ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट देख लीजिए गैस वाले में क्या करेंगे, इसमें आपका मीडियम चेंज होता है। लिक्विड वाले में लिक्विड था मीडियम, तो जो मीडियम है उसको नाम याद होना चाहिए, जैसे कि बेरियम साइनाइड याद होना चाहिए और सोडियम साइनाइड याद। तो वैसे गैस वाले में भी कॉन्सेप्ट सेम है, आपका जो कार्बन कंटेंट मीडियम है वो क्या हो गया, इस समय गैस हो गया। ठीक है, तो जो गैस रहेगा इसमें जनरली आपका जो कार्बन कंटेंट गैस है, जैसे अमोनिया, सॉरी अमोनिया नहीं, मीथेन वगैरह यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग गैस यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन यूज्ड कार्बन लेवल इन केस कैन बी क्लोजली कंट्रोल। तो जब आप लिक्विड के कंपेरिजन में गैस यूज करते हैं कार्बोनाइजिंग के लिए मीडियम, तो उसमें आपका जो डेप्थ कंट्रोल है, कितना गहराई तक आपको सरफेस को हार्ड करना है, तो वो हम लोग अच्छे से इसमें मैनेज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। और तीसरा जो पैक कार्बोनाइजिंग है, इसका नाम याद रखना है आपको। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक कंटेनर लेते हैं क्लोज कंटेनर, उसमें हम लोग पार्ट्स रख देते हैं जिसमें हम लोग को सरफेस हार्डनिंग कराना है, और उसके अगल बगल हम लोग चारकोल लगा देते हैं, या फिर ऐसा प्रोडक्ट रखते हैं जिसमें कार्बन का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। जनरली चारकोल होता है, और भी अदर एलिमेंट्स होते हैं कुछ कुछ। तो इसको हम लोगों ने पैक कर दिया एयर टाइट, ठीक है, गैस टाइट पैक कर दिया, इसको हायर टेम्परेचर में कई घंटों तक रखते हैं। ठीक है, तो पैक वाले में ये हो गया, विच इन्वॉल्व द सीलिंग बोथ द स्टील एंड सॉलिड कार्बोनेशियस मटेरियल चारकोल वगैरह इन अ गैस टाइट कंटेनर, देन हीटिंग दिस कॉम्बिनेशन। बस इसमें इतना करना है। फिर इसके बाद कार्बोनाइजिंग के बाद जो दूसरा आता है आपका टाइप्स केस हार्डनिंग का। ठीक है, ये केस हार्डनिंग का दूसरा है, का दूसरा जो आ रहा है आपका वो होता है नाइट्राइडिंग। तो नाइट्राइडिंग में क्या करते हैं, देख लीजिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, नाइट्राइडिंग इज हीट treating process that diffuses nitrogen into the surface of a metal to create a case hardened surface। case hardened surface का मतलब ये होता है कि जो आउटर सरफेस है किसी प्रोडक्ट का, उसको हम लोग ज़्यादा हार्डनेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें आपका जो नाइट्रोजन आइटम होता है वो डिफ्यूज होता है सरफेस के अंदर। कार्बोनाइजिंग में जनरली जो मेजर अमाउंट था वो कार्बन आइटम का था, तो नाइट्राइडिंग में जो मेजर अमाउंट है, जो आइटम डिफ्यूज होगा किसी सरफेस पे, वो है नाइट्रोजन। तो आपको ये याद रखना है। फिर है दिस प्रोसेसेस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन हाई कार्बन एंड लो एलॉय स्टील। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है आपको, क्या कि ये जो प्रोसेस है आपका वो किसके लिए यूज हो रहा है, हाई कार्बन स्टील के लिए और लो एलॉय स्टील के लिए। तो ये एप्लीकेशन आपको याद होना चाहिए कि नाइट्राइडिंग किसके लिए यूज हो रहा है, हाई कार्बन के लिए और लो एलॉय स्टील के लिए। दे आर आल्सो यूज्ड ऑन मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील। ठीक है, और ये टाइटेनियम, एल्यूमिनियम एंड मोलिब्डेनम, ये जो लिखा है मोलिब्डेनम एल्यूमिनियम, ये आपके एलॉइंग एलिमेंट है। जैसे कि आपका जो स्टील होता है उसमें केवल कार्बन नहीं होता, स्टील के साथ आपके कई एलॉइंग एलिमेंट भी होते हैं, जैसे क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, निकिल हो गया। तो इसी प्रकार से ये टाइटेनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, तो ये सब भी कंटेन करेंगे, तो उसमें हम लोग नाइट्राइडिंग कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं। तो इसके लिए एक टेम्परेचर रेंज है, तो ये टेम्परेचर रेंज आपको याद रखना है, ये है 482 से 621 डिग्री सेल्सियस। जनरली आपको 600 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है नाइट्राइडिंग के लिए किसी किसी बुक में। ठीक है, तो इसमें बात यह है कि आपको क्या करना है, नाइट्रोजन इंड्यूस कराना है। तो नाइट्रोजन इंड्यूस कराने के लिए हम लोग, आप जो प्रोडक्ट होगा आपका, जो पार्ट्स होगा, उसको ऐसे एटमॉस्फेयर में रखेंगे जहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा हो। तो वो एटमॉस्फेयर क्या है, अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस क्या होता है, NH3। तो हायर टेम्परेचर में ये डिसोसिएट होकर आपका नाइट्रोजन दे देगा, तो यही नाइट्रोजन आपका डिफ्यूज होगा हायर टेम्परेचर पे किसी सरफेस पे। ठीक है, और यही है कितना समय आप रखोगे उतना ज़्यादा डेप्थ आपको मिल जाएगा, वही बात है। अब लास्ट पॉइंट लिखा है, अ थिन वेरी हार्ड केस रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स। तो आपका जो ये होता है केस काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड इसी में प्रोड्यूस होता है। मतलब नाइट्राइडिंग में आपका कार्बोनाइजिंग से ज़्यादा ज़्यादा हार्ड सरफेस प्रोड्यूस होगा। इवन नाइट्राइडिंग में आपका इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनाइडिंग, उससे भी ज़्यादा हार्ड सरफेस ऑब्टेन होता है। स्ट्रॉन्ग नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन दी स्टील। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे आपका एलॉय स्टील होता है, तो आपका जो एलॉय होता है उसमें कई सारे एलिमेंट होते हैं। तो इसमें आपको बोल रहा है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम, इस टाइप के आपके क्या बोलते हैं एलिमेंट होने चाहिए, तो उससे ज़्यादा अच्छा आपका नाइट्राइडिंग प्रोसेस होगा।
ठीक है, क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग नाइट्राइट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, मतलब ये अगर रहेंगे तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका फॉर्म होगा, नाइट केस हार्डन होगा, ठीक है। एंड ऑफन स्पेशल नॉन स्टैंडर्ड ग्रेड्स कंटेनिंग एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग नाइट्राइट फॉर्मर आर यूज्ड। तो इसमें आप एल्यूमिनियम को भी यूज कर सकते हैं, मतलब एल्यूमिनियम जो कंटेन करे, जो आपके एलॉय हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा नाइट्राइट्स फॉर्म होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका साइनाइडिंग आएगा। तो ये तीसरा टाइप्स है इसका केस हार्डनिंग का। तो इसमें क्या है देख लीजिए, साइनाइडिंग इज अ केस हार्डनिंग प्रोसेस दैट इज द फास्ट एंड एफिशिएंट। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये फास्ट है और इफिशियंट है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि ये फास्ट एंड एफिशिएंट है। जहां आपको क्या बोलते हैं कई घंटे कई दिन लग जाते हैं आपके कार्बोराइजिंग में, तो इसमें कुछ ही समय में काम हो जाता है, ठीक है। और ये जनरली यूज किसके लिए होता है, लो कार्बन स्टील के लिए। जैसे कार्बोराइजिंग यूज होता था वैसे ही साइनाइडिंग भी लो कार्बन स्टील के लिए यूज होता है। और इसमें पार्ट को कितना में हीट करना है, ये है टेम्परेचर रेंज, ठीक है। इन अ बाथ ऑफ सोडियम साइनाइड एंड देन क्वेंच्ड एंड रेजेंट इन वाटर और ऑयल टू रिमूव एनी रेसिडुअल साइनाइड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, मीडियम आपका क्या रहेगा, याद रखना सोडियम साइनाइड आपका मीडियम रहेगा, टेम्परेचर ये रहेगी। लेकिन इसे घाटा क्या है कि साइनाइड काफ़ी क्या होता है, पॉइजनस होता है, तो उससे हम लोग को बच के रहना है, जहरीला होता है, पॉइजनस मतलब। तो यहाँ पे देख लीजिए रिएक्शन क्या है, आपका सोडियम साइनाइड है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सोडियम साइनाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना दिया प्रोडक्ट, वो भी फर्दर रिएक्ट करके आपको क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर बन के आपका सिंगल आइटम कार्बन बना दिया। तो ये आपका डिपॉजिट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें, दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ थिन हार्ड सेल, और इसकी क्वांटिटी दी हुई है क्या है 0.25 एंड 0.75 mm whatever that is harder than one produced by carburizing। तो आपका साइनाइडिंग कार्बोराइजिंग से ज़्यादा हार्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा and can be completed in 20 to 30 minutes as compared to several hours, so the parts have less opportunity to become distorted। इसका मतलब ये है कि आपका जो कार्बोराइजिंग था इसमें आपको सेवरल आवर लग रहे थे, तो सेवरल आवर्स लग रहे थे, हाई टेम्परेचर पे था, तो आपका डिस्टॉर्शन भी हो सकता था प्रोडक्ट में। लेकिन जो आपका साइनाइडिंग है इसमें आपको 20 से 30 मिनट ही लग रहे हैं, तो आपका जो डिस्टॉर्शन वाली प्रॉब्लम है वो भी कम होगी, एफिशिएंट जल्दी हो गया प्रोसेस आपका, ठीक है। इट इज टिपिकली यूज्ड ऑन स्मॉल पार्ट्स सच एज बोल्ट, नट्स, स्क्रूज एंड स्मॉल गियर्स, इसके लिए यूज करते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया। लेकिन जो मेजर ड्रॉबैक है इसकी वो क्या है, साइनाइड साल्ट्स आर पॉइजनस, तो ये जहरीले होते हैं, ये इसका क्या बोलते हैं घाटा है, ठीक है। तो इसमें इतने ही है फिलहाल आज के लेक्चर के लिए, बाकी हम लोगों ने कवर कर लिया है प्रॉपर्टी डायग्राम वगैरह। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर।